and remember. It's very simple. You have to question your mind before reading anything. You have to try to recall जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है. शायद आप आज सुबह क्लास जाकर आए, आके मैं जो क्लास में पढ़ा है वो कर लेता हूं, लिख लेता हूं, एंड मेरे ब्रेन में वो सीमेंट हो जाएगा. दैट इज अ डिसेंट वे, बट अ बेटर वे इज याद करना कि मैंने क्या पढ़ा है क्लास में, क्वेश्चंस देखना और फिर बिफोर लुकिंग एट द आंसर्स उसको याद करने की कोशिश करना, अपने ब्रेन को निचोड़ने की कोशिश करना कि मैंने क्या याद रख लिया है. When you are doing this, when you are forcing your brain to think without feeding it anything, you are making it रिकलेक्ट. जितना भी उसने याद किया, जितना ज्यादा आपको याद करने की जरूरत पड़े किसी भी चीज को, उतनी ज्यादा वो आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी. यानी कि अगर आपने आज पढ़ाई की है एंड 3 दिन बाद 4 दिन बाद अगर आप सब कुछ रिकॉल करने की कोशिश करते हो, यू विल नीड टू मेक मच मोर एफर्ट्स टू रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड 4 days ago देन व्हाट यू हैव स्टडीड टुडे, क्योंकि आपकी जो ब्रेन की मेमोरी है वो कहीं ना कहीं इज बीइंग रिप्लेस्ड विद अदर थिंग्स ओवर दोस 3 to 4 days. एंड व्हेन यू रिकॉल whatever you have studied so many days before, आपका ब्रेन एक्सरसाइज कर रहा है. इट इज ट्राइंग टू रिमेंबर फ्रॉम इट्स डेप्थ्स कि आपने क्या पढ़ाई की है, आप क्या रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो. एंड वंस यू रिकॉल दैट देन सिट्स इन योर ब्रेन. एंड यही चीज आपको एग्जाम में करनी है, आपको रिकॉल करना है. शायद आपने 2 महीने पहले पढ़ा होगा, शायद आपने 5 साल पहले पढ़ा होगा. आप अगर रिकॉल पावर रख सको, अगर आपकी ब्रेन को एक्सरसाइज करवा सको रिकॉल करने की विदाउट एक्चुअली सीइंग, विदाउट एक्चुअली रीडिंग, तो आप लोगों की जो एग्जामिनेशन में रिकॉल कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी. एंड एनी विच वे जो आपकी मेमोरी पावर है, जो आपकी रिटेनिंग एबिलिटी है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. स्टार्टिंग एनी टॉपिक अगर आपने उसे एक बार पढ़ लिया है, रिवाइज करने से पहले क्वेश्चन योरसेल्फ. Look at that topic. अच्छा, this is the topic. Let me think what I remember. Once you have remembered everything that you know, then you go and check out कि क्या टॉपिक है. एंड जो छोटे मोटे पीसेज आप भूल गए थे या कहीं ना कहीं एक वर्ड की जगह आपने दूसरा वर्ड लगा दिया था, now you pick it up and put it in your brain. Then again repeat the same exercise every time you want to repeat the same topic. Recall first and then later on if you think the need to read, then read it. Do not start off with passive reading, क्योंकि जब आप रीड करते हो your brain is getting the easy job. हाँ ठीक है, रीड करके मुझे याद करना है. That is very simple, but active recall is the method that will help you cement whatever you're studying. अगर ये वीडियो पसंद आना क्या है, it's very simple. You have to question your mind before reading anything. You have to try to recall जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है. शायद आप आज सुबह क्लास में इस याद करना कि मैंने क्या पढ़ा है क्लास में, क्वेश्चंस देखना और फिर बिफोर लुकिंग एट द आंसर्स उसको याद करने की कोशिश करना, अपने ब्रेन को निचोड़ने की क्या पढ़ा है क्लास में, क्वेश्चंस देखो, लुकिंग एट द आंसर्स उसको याद करने की कोशिश करना, अपने ब्रेन को निचोड़. थिंक विदाउट फीडिंग इट एनीथिंग, यू आर मेकिंग इट रिकलेक्ट. जितना भी उसने याद किया, जितना ज्यादा आपको याद करने की जरूरत पड़े किसी भी चीज पढ़ाई की है, एंड 3 दिन बाद 4 दिन बाद अगर आप सब कुछ रिकॉल करने की कोशिश करते हो, यू विल नीड टू मेक मच मोर एफर्ट्स स्टडीड 4 days ago देन व्हाट यू, क्योंकि आपकी जो भी ऐसा ही करना है. इसे कैल न्यूपोर्ट एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, जिसमें 3 चीजें की जाती हैं. 1, आप प्रिटेंड करते हो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो और जोर से बोल के पढ़ाते हो, ना कि मन के अंदर. 2, आप पूरे सेंटेंसेस यूज करते हो, जैसे कि एक लेक्चरर क्लासरूम में करता है. यानी आपको आधे सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं, आप पूरा पैराग्राफ जितनी ज्यादा डिटेल में हो सके उस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे. 3, आप अपने नोट्स को नहीं देख रहे होंगे, उस टाइम आपकी सारी बुक्स बंद होंगी. अगर हम इस स्ट्रैटेजी को लॉरा की स्ट्रैटेजी के साथ कंपेयर करें तो वो बार बार अपने सिर्फ एक्सपोज करवा रही थी, उन्हें बार बार पढ़ रही थी, और इसे कैल न्यूपोर्ट पैसिव रिकॉल बोलते हैं. अगर आप बार बार अपने नोट्स को लिखते हैं या मन के अंदर पढ़ते हैं या फिर चीजों को हाईलाइट करते हैं, तो कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि ये सबसे बकवास तरीके हैं पढ़ने के, और ये सारे तरीके बहुत इनएफिशिएंट हैं. एक्टिव रिकॉल बहुत ज्यादा एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप 3 चीजें करते हैं. 1, आप एक्टिवली अपने ब्रेन को काम करने के लिए बोल रहे हैं, उसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए बोल रहे हैं. 2, आप उसी डेटा को जो आपने रिसेंटली पढ़ा है उसे रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. और 3, आप उसे एक्टिवली एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरे सेंटेंसेस यूज करके, बिना किसी की मदद से, बिना किसी नोट्स की मदद से. इसीलिए एक्टिव रिकॉल से अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वो पैसिव रिकॉल के कंपैरेटिवली आप बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे. लेकिन जब भी आप ये तरीका यूज करते हैं तो आपका ब्रेन थकने लगेगा, क्योंकि ये मेंटली अनकंफर्टेबल है. और इसी तरीके से लर्निंग होती है, क्योंकि इस तरीके में आपका ब्रेन एक्चुअल में काम कर रहा है. ये एग्जैक्टली सेम है जिम में वेट उठाने के. अगर घंटे के सेशन के बाद हमें ब्रेक की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें से मैक्सिमम लोग पढ़ते तो पैसिव रिकॉल से हैं, लेकिन बार बार ब्रेक लेते रहते हैं, जबकि हमारा ब्रेन थका भी नहीं होता. जब कैल ने ये कॉन्सेप्ट लॉरा से उठाते रहेंगे तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी. वहां पे हर बार आपको अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा वेट उठाना है और थकना है, तभी आपकी मसल्स ग्रो करेंगी. और एक्टिव रिकॉल के केस में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. इसीलिए एक्टिव रिकॉल के 1-1 घंटे के सेशन के बाद हमें ब्रेक की जरूरत पड़ती है. लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग पढ़ते तो पैसिव रिकॉल से हैं, लेकिन बार बार ब्रेक लेते रहते हैं, जबकि हमारा ब्रेन थका भी नहीं होता. जब कैल ने ये कॉन्सेप्ट हर बार लॉरा जब भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ती तो अपनी बुक बंद करके उस कॉन्सेप्ट को जोर जोर से पढ़ाने लगती, इमेजिन करके कि उनके पास कोई स्टूडेंट है. अगर वो कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से रिकॉल कर लेती तो उसके आगे टिक मार लेती, और जिस कॉन्सेप्ट को वो नहीं पढ़ा पाती उसके आगे क्रॉस मार लेती, और बाद में उसे दोबारा पढ़ के अटेम्प्ट करती. उन्होंने अपने बाकी फ्रेंड्स के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी सारे कॉन्सेप्ट्स के आगे टिक मार लिया था. एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनके
बाकी सारे फ्रेंड्स पैसिव रिकॉल से पढ़ रहे थे तो लॉरा एक्टिव रिकॉल से उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बहुत जल्दी खत्म कर चुकी थी और फिर वो फ्री हो गई। और बाद में उन्हें नर्वसनेस होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कम मेहनत कर रही हूँ जबकि मेरे फ्रेंड्स पढ़ ही जा रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स आए उन सारे सब्जेक्ट्स में जिसमें उन्होंने एक्टिव रिकॉल की हेल्प ली थी, उनके मैक्सिमम नंबर आए और पूरे स्कूल में वो 3rd प्लेस पर थी। और ये कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि आपको अपने ब्रेन को मोटिवेट करने के लिए खुद से 3 सवाल पूछने होंगे। पहला, मैं किस तरीके से पढ़ूंगा। दूसरा, मैं कितनी देर तक पढ़ूंगा। और तीसरा, मुझे कैसे पता जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। इन 3 सवालों में से 2 सवालों के आंसर्स तो आपको ऑलरेडी पता है। पहला सवाल, मैं किस तरीके से पढ़ूंगा, तो आपको अपने ब्रेन को बताना है कि आप एक्टिव रिकॉल से पढ़ेंगे, यानी नोट्स बंद कर जोर से बोलकर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए और पूरे सेंटेंसेस यूज करने हैं। 3rd क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं। तो आप याद कर सकते हैं कि आपने एक यूट्यूब चैनल गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ में ये कॉन्सेप्ट देखा था और ये कॉन्सेप्ट बताने वाला खुद एमटेक ऑनर्स हैं। और अगर आप कैल न्यूपोर्ट ने अप है तो आपको कितनी देर तक पढ़ना है, ये एक वेरिएबल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप खुद को बोल सकते हैं कि आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी एक्टिव रिकॉल से 1 घंटा पढ़ाई के बाद आप थक जाएंगे। अगर फिर भी आपका ब्रेन आपको मोटिवेट नहीं करता तो आप खुद को बोल सकते हैं कि चलो मैं आधे घंटे पढ़कर देखता हूँ, यानी सिर्फ 7:30 से 8 o'clock। अगर फिर भी आपका ब्रेन आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है 8 बजे से 8:10 तक और एक बार आप 10-10 मिनट के 2-3 एक्टिव रिकॉल के सेशंस कर लेते हैं तो आपके टालने की आदत खत्म होने लगेगी और एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कब पढ़ें, कहां पढ़ें और कितनी देर तक पढ़ें। तो इसका आंसर है कि जब भी आप सो के उठते हैं, चाहे सुबह 6 के बजे या रात के 12 बजे, उसके बाद पढ़ें, क्योंकि इस वक्त माइंड सबसे एक्टिव स्टेट में होता है। नेक्स्ट आता है कहां पढ़ें, आइसोलेशन में, अपने दोस्तों से दूर, अपने फैमिली से दूर, जितना पॉसिबल हो सके अकेले ही पढ़ें। फाइनली सवाल आता है कितनी देर तक। तो कैल रेकमेंड करते हैं कि 1 घंटे के बाद आप ब्रेक ले लें, क्योंकि अगर 1 घंटे तक आप एक्टिव रिकॉल करते हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा थक जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 चीजें देखी। पहला था कि बेस्ट टेक्निक पढ़ने की एक्टिव रिकॉल है, जिसमें हम बुक को बंद करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि हमारे पास कोई है और उसे हम पूरे सेंटेंसेस यूज करके उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड आता है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी चीजों को टालने की आदत। इसमें हम अपने से 3 सवाल पूछते हैं कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, जिसका आंसर है एक्टिव रिकॉल। कितनी देर तक पढ़ना है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और क्या मैं जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। तो कैल के अकॉर्डिंग एक्टिव रिकॉल बेस्ट टेक्निक है। और फाइनली आता था कि कब पढ़े, कहां पढ़े और कितनी देर तक पढ़े। तो इसका आंसर है जैसे ही आप उठें तब पढ़ें, बिल्कुल अकेले होकर पढ़ें और 1 घंटे के बाद जरूर ब्रेक ले लें। दोस्तों अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी तो टीसीएस में ना दिक्कत आती है, मतलब सही बताएं हमने सही ढंग से पढ़ा भी नहीं है और रिकॉल भी नहीं होता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप रिवीजन क्लास डालोगे ना तो टीसीएस में ना दिक्कत आती है, मतलब सही बताएं हमने सही ढंग से पढ़ा भी नहीं है और रिकॉल भी नहीं होता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप रिवीजन क्लास डालो। But let me tell you how I do it. First, I took carcinoma breast around 35 minutes to give one full reading, and whenever I didn't understand something or I needed visual memory, I googled it. I think you saw it already. Once you read the topic, once you're done, make sure you try to recall the headings. That is, you do not see the book, you try to recall all the headings in those 30 minutes. If you're able to recall it, you're half done. Okay, so once the headings are done, we can go into your actual notes, the content. You can look at your content, see the heading, try to recall the things under each heading without looking into the book. No cheating, okay? What you're going to do is, after each heading, you try to recall. If you're able to remember, it's great. But if you're not able to remember it, then look into it immediately. It will help in improving your memory. If you're not able to recall the facts or some numbers, percentages, etc., it is okay. You cannot remember so much in one reading. But you should be able to know the summary of each heading or summary of each paragraph and simultaneously make your flashcards. They can be either Anki flashcard, studying once, actively recalling once, and also reading the things that you don't remember immediately. It's like you're reading and revising at the same time in one go. And this whole process took me 45 minutes only. पहले जो हम यूज़ लेते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहली है अंडरलाइनिंग। बुक्स में जो अंडरलाइन करते हैं हम, या हाईलाइटिंग, या उसको बुक को बार बार पढ़ना, या उसको लिख लिख के पढ़ना, ये सारी बेकार टेक्निक्स हैं। तो फिर अच्छी टेक्निक है, तो आपको अच्छी टेक्निक मैं बताता हूँ। आपको सबसे बेस्ट टेक्निक पढ़ने के लिए आपको इस आदमी को कॉपी करना है। ये आदमी जो आपको दिख रहा है इसको आपको कॉपी करना है। अब आपको लग रहा है ये तो पढ़ा रहा है, तो हाँ बिल्कुल आपको पढ़ाना ही है। बेस्ट टेक्निक यही है कि आपको पढ़ाना। इस टेक्निक को हम पहले हम इस टेक्निक के बारे में जानते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं फेज में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप है कि आपको पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। आपको पढ़ना ऐसे है कि आपको उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेक्स्ट की। सेकंड स्टेप में आपको बुक क्लोज करनी है और बहुत ही तेज़ आवाज़ में, जैसे कि आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो भी आपने पढ़ा उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड स्टेप में जैसे आप कहीं ना कहीं उस स्टेप कॉन्सेप्ट को समझाने में अटकेंगे, उस कॉन्सेप्ट को आपको वापस बुक में से पढ़ना है, फिर आपको वापस उसको एक्सप्लेन करना है। आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है तब तक आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को बुक बंद करके ईजिली समझा सको किसी 5 साल के बच्चे को। फिर फिफ्थ स्टेप है कि आपको उसको टेस्ट करना है। टेस्ट आप क्वेश्चन से कर सकते हैं। क्वेश्चंस नेट पे भी अवेलेबल हैं या बुक्स के पीछे के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
फिर उन क्वेश्चंस में आप कहीं ना कहीं अटकेंगे, वही आपके वीक पॉइंट्स हैं, वहीं आप एग्ज़ाम में अटकेंगे, तो आपको वहीं को किसी 5 साल के बच्चे को। फिर 5th स्टेप है कि आपको उसको टेस्ट करना है। टेस्ट आप क्वेश्चन से कर सकते हैं, क्वेश्चंस नेट पे भी अवेलेबल हैं या बुक्स के पीछे के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उन क्वेश्चंस में आप कहीं ना कहीं अटकेंगे, वही आपके वीक पॉइंट्स हैं, वहीं आप एग्ज़ाम में अटकेंगे, तो आपको वहीं से समझाना स्टार्ट करना है। तो ये थी फाइनमेंट टेक्निक। एक्टिव रिकॉल की स्ट्रेटजी ये है, अगर आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो आपको सबसे पहले अच्छे से सिस्टम लेना है। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। देन आपको घर आना है, घर आके उसे रीड करना है, उसको रिमेंबर करना है। अब उसके बारे में आप टॉपिक के बारे में सोचिए, जो सर ने बताया था या मैंने आपके टीचर्स से बताया था, और जो आप इंटरनेट की मदद लेके कुछ और भी लर्न कर सकते हैं। आप बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं। आप उसे रीड कर लिया, आपने उससे कमेंट को समझ लिया, पूरे कंटेंट को आपने अच्छे से समझ लिया। अब उसके कीवर्ड को हाईलाइट करना है। आप चाहें तो एक अलग से नोटबुक लेकर इसमें नोट्स भी बना सकते हैं। आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आपने क्या पढ़ा समझ लेंगे। तो ये काफ़ी तरीका हो सकता है। अब आपको एज अ टीचर उसे एक्सप्लेन करना है, ये है मेन कंटेंट। आपको उसे एज अ टीचर एक्सप्लेन करना है। कुछ लोगों को पता होगा ये एज अ टीचर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, उससे क्या होगा मैं आगे वो भी बताऊंगा। उससे क्या होगा, जब आप एज अ टीचर उसे एक्सप्लेन करोगे तो आपका जितना भी सारा फोकस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन करने में जाएगा। आपको फोर्स होगा आपका ब्रेन कि एक्सप्लोर करूँ मैं उस टॉपिक को। टॉपिक में जाएगा तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अब हम इसे कुछ रिटन फॉर्मेट में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए। The first step is to review your materials. You can't recall something you don't know. So take the time to learn and understand whatever it is. Step is, you guessed it, to recall the information that you learned. Now, here's where this is unique. You're solely drawing on your memory to remember. That means back to their notes because your brain can't handle it. But you need to remember that this is simply part of the training process. Your brain needs to know how to tap into its own memory stores. Stick around to the end of the video because I'll be telling you how to access your memory stores while studying by using a few information, and instead emphasizes revision and constant testing at every stage of your study process. This works so much better than something like rereading a textbook or notes because constantly glancing at a study, which is essentially a curve that shows us how information in our brain is lost over time when we aren't actively seeking to retrieve it. Now, there are a few key ways to tap into your brain's memory reserves and these are some of my. First is through repeated testing. This is when you repeatedly ask yourself questions about the material that you've studied and challenge your brain to retrieve information that it has stored. This practice essentially helps you move that information from your short-term memory because you just learned it and store it as long-term memory, which you will remember. कॉग्निटिव लोड बढ़ा देता है, आपको डिफिकल्टी हो रही होती है, और इसके अलावा जो है ना, ये डिफिकल्टी आपको एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करी होती है। पैसिव रिव्यू जो होता है ना, वो आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी होती है आप उसे दोबारा पढ़ रहे होते हैं, या ये जो मेथड होगा पैसिव रिव्यू, वो बहुत ही ईजी होगा और इसका कॉग्निटिव लोड बहुत ही कम होगा और इसकी स्टोरेज जो होगी आपकी मेमोरी के अंदर वो इतनी अच्छी नहीं होगी। सो शुरू करते हैं एक्टिव रिकॉल के पहले में, वो है क्लोज द बुक मेथड। इसमें क्या है कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक पढ़ने के बाद जो है ना, अब आपने उसने बुक क्लोज कर ली। जब आपने बुक क्लोज कर ली, आंखें बंद कर ली हैं, और उसके बाद जो है ना रिवाइज करना शुरू किया कि आपने क्या पढ़ना शुरू किया था, क्या टॉपिक था, किस चीज़ के बारे में था, और उस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो वो आपका एक एक्टिव रिकॉल होगा। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज भी हैं। अगर हम बुक बंद करके हम वर्ड बाय वर्ड सुनाना शुरू कर देते हैं तो ये फिर एक्टिव रिकॉल की बजाय रटा हो जाएगा, ये रूट मेमोराइजेशन होगी। तो आपने बेसिकली जो है ना थॉट बाय थॉट प्रोसेस करना होता है। जरूरी नहीं है आपको वर्ड बाय वर्ड जो है ना आप उसको रिगर्जिटेट करें, उसके बजाय ये है कि आप एक थॉट अपने ज़हन में लाएं और उस थॉट को बताने की कोशिश करें, उसके बाद नेक्स्ट थॉट पे जाएं, उसके बाद फिर नेक्स्ट थॉट पे, तो अपने थॉट बाय थॉट प्रोसेस पे जाना है। ये जो क्लोज बाय बुक मेथड है ना, इसमें रटा भी लग सकता है, जिससे आपने बचने की कोशिश करनी है। रटे से बचने के लिए है ना, आप उसको जो ऑर्डर में दोहराने की बजाय ना आगे पीछे करके दोहराएं। पहले आप एक सेक्शन को देखें, फिर मिडिल सेक्शन को देखें, और ये मुख्तलिफ ऑर्डर बनाएं ताकि आप उस रट्टे से बच सकें। दूसरा, जब द क्वेश्चंस, जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आपने जो भी इंपॉर्टेंट बात आती है, आपको लगता है कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या हाईलाइट होने वाली बात है, उसके बजाय कि आप हाईलाइट करें, आप उसका क्वेश्चन बनाना शुरू कर लें। सो क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं कि व्हाट इज दिस, हाउ इज दिस हैपनिंग एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो ये मुख्तलिफ टाइप से क्वेश्चन है। अगर आपको लगेगा तो आप एक साइड पे लिखते हुए जाएंगे। जब आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा तो उसके बाद आप बुक जब बंद कर देंगे तो उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को देखें और वही क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोशिश करें कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर था। अगर आप कर सकते हैं तो इसका मतलब है आपको टॉपिक आता है, अगर आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आपको टॉपिक अच्छी तरह नहीं आता, दोबारा स्टडी करने की कोशिश करें। अच्छा, क्वेश्चन जो है ना, वो जब आप उसके बाद भी क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश, क्वेश्चन जो है ना वो इसलिए हेल्पफुल होते हैं कि हमें क्यूरियस कर देते हैं। जब आप उसके बाद भी क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे कभी बाद में एक्टिव रिकॉल करने के लिए, तो फिर आपके पास क्वेश्चन लिखे होंगे, तो हो सकता है कि आपको टॉपिक करना भी ना पड़े और जो है ना आप उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, तो और आप एक्टिव रिकॉल करके आपकी माइंड की इन्फॉर्मेशन पक्की होती जाएगी। सो क्वेश्चंस कैन बी वेरी हेल्पफुल इन एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉल का एक और मेथड है, वो है टेस्ट योरसेल्फ। जब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है तो उसके बाद अगर आपने उसे टेस्ट करना हो, आपने क्वेश्चंस ना बनाए हो, तो आप कहीं से ऑनलाइन टेस्ट उठा सकते हैं। बुक के एंड पे कोई क्वेश्चंस बने होते हैं तो वो आप उठा सकते हैं, कोई पास पेपर्स होते हैं वो उठा सकते हैं। उसके बाद अपने आपको टेस्ट करना शुरू कर दें। देखिए उनमें से कौन सी चीज़ आपको आती थी, देखिए आप कौन सी एरिया आपका वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, और फिर उसको देखना शुरू करें कि ये आपको हेल्प करें इन पिन पॉइंटिंग योर मिस्टेक, कहाँ से कौन कौन से मसले राइज करें। तो जो टेस्टिंग योरसेल्फ है ना, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है एक्टिव रिकॉल का, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन आना है और आपकी मेमोरी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा होता है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं वो है फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड से क्या था, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उसके बाद देखना होता है कि क्या आपको आंसर आता है कि नहीं। अगर आता है आंसर तो इसका मतलब ये है कि आपको फ्लैश कार्ड आता था, अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब अभी आपकी एक्टिव रिकॉल नहीं हो रही और आपको क्वेश्चन नहीं आता। फ्लैश कार्ड्स के ऊपर जो है ना कंज्यूमिंग, देखिए जब आप एक टॉपिक पढ़े तो आपको नहीं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बनाते हैं, दो बनाते हैं, आपको पता नहीं, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन बने होते हैं, कैन बी वेरी टाइट बंदे को एक्टिव रिकॉल करके टॉपिक पढ़ा सकता है। तो इसलिए जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो बेसिकली आपके सामने कोई
बुक नहीं खुली होती, अपने माइंड से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। जब अपने माइंड से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और आप उसे बता रहे होते हैं तो बेसिकली आपको पता चल रहा होता है कुछ बातें समझ आ रही हैं, उसको कुछ बातें समझ नहीं आ रही, और उसको जोन सी बात समझ नहीं आएगी वो आपका सर खाएगा। जब आपका सर खाएगा तो आपको पता चलेगा हो सकता है मुझे भी ये बात समझ ना आ रही, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं आती थी। तो ये टीचिंग का जो मेथड है बड़ा हेल्पफुल हो सकता है आपके अंदर। अगर आपने ग्रुप क्वेश्चंस बनाने हैं वो किस तरह बनाएंगे, देखिए अगर नोट्स आपको मिले हैं उनको ज़हन में दोहराएं और फिर देखिए कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती और वो बुक से करें। इसके अलावा जो चीटिंग है, एवरी टाइम व्हेन अ मेमोरी इज रिट्रीव्ड फ्रॉम योर ब्रेन दैट मेमोरी विल बी मोर एक्सेसिबल टू यू इन द फ्यूचर। सो एक्टिव रिकॉल को यूज़ करना शुरू करें और ये पैसिव रिव्यू के मेथड्स हैं उनको देखना शुरू करें कि आप उनमें किस तरह एक्टिव रिकॉल को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और कोशिश करें कि अपनी जो है लो यूटिलिटी टूल को उनको कम से कम यूज़ करें, और हाई यूटिलिटी टूल जैसे कि एक्टिव रिकॉल के मेथड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि आपकी स्टडीज़ के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सके। जब आप एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे होंगे तो फिर एक छोटा सा नैप ले लें और थोड़े टाइम के बाद या ई-बुक को पढ़ें। यानी चलिए दोस्तों अब हम रिवीजन करने का दुनिया का सबसे फास्टेस्ट तरीका और एक्यूरेट तरीका मैं बताता हूं जिससे आपकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएंगे। मेरे पढ़ाए हुए लाखों बच्चे इसको यूज करके IITN और नीट में टॉप रैंक्स ला चुके हैं। देखो ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसका नाम है मेमोरी फ्लैशबैक टेक्निक। रीजन ये है कि आप एग्जाम किससे देते हो, मेमोरी बेस देते हो, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, मेमोरी में इनपुट डालने के लिए। तो आप क्या करें, इस टेक्निक को कैसे यूज करना है, मेमोरी का बहुत रोल है। आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और फिर अपनी आंखें बंद करके पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करते जाएं। उससे आपको एक एक सीन याद आता जाएगा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, कौन सा एग्जाम्पल किया। जब ये प्रोसेस 3-4 मिनट में निमट जाए उसके बाद आप अपने नोट्स या इस तरह के माइंड में रेफर कर लो। आप क्या भूले उनको 10 बार लिख के फिर से चेक कर लो। ऐसा करके आपका पूरा का पूरा चैप्टर एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा 3 से 4 मिनट में। ये दुनिया की सबसे जबरदस्त टेक्निक है। तो MFT अपनाओ, भर भर के मार्क्स पाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज की वीडियो में आपको एक स्पेशल टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है, काफी सारे लोगों को टेक्निकली रिटेन भी रख पाओगे और रिवाइज भी कर पाओगे। अब ये टेक्निक आप कभी भी लगा सकते हो, चाहो तो आप थियरी को बिना समझे, मतलब थियरी कोई टॉपिक है उसको बिना समझे टेक्निक लगा सकते हो, चाहे आप पहले थियरी को आपने समझा और उसके बाद ये टेक्निक लगा दी। दोनों तरह से काम करेगी। जैसे मैं मेरा बताता हूँ, जब मैंने एग्जाम दिए थे CA फाइनल के, तो मैंने इसका के केस में उसको इसका को बिना समझे रट्टे मारे थे, तो भी ये टेक्निक लगाई थी मैंने। और जो ऑडिट में मैंने ऐसे को पहले समझा था फिर याद किया था, तो भी मैंने ये टेक्निक फॉलो की थी। मतलब दोनों केस में टेक्निक आपके काम करेगी। अब इस टेक्निक आपके काम करेगी। अब इस टेक्निक को कैसे लगाना है वो अपन देख लेते हैं। ये टेक्निक लगेगी आप जब किसी सब्जेक्ट की फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो या फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो। मान लो आप पहली बार ऑडिट उठा रहे हो तो टेक्निक लगा सकते हो, या मान लो आपने पहले ऑडिट की कोई क्लास वगैरह देख रखी थी, वो क्लास आपने ऐसे हवा में देखी थी, अब उसका फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो ये टेक्निक लगा सकते हो। मतलब फर्स्ट रीडिंग और फर्स्ट रिवीजन में अपन को ये टेक्निक लगानी है, फर्स्ट रीडिंग या फर्स्ट रिवीजन में। अब कैसे लगानी है, तो जैसे मान लो आप आज ऑडिट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं, आज आपने टारगेट सेट किया, 2 चैप्टर पढ़ोगे आप, ऑडिट ऑफ बैंक और एक ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस। तो आप क्या करो, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उनका रिवीजन वीडियो अवेलेबल है तो वो देख लो। रिवीजन वीडियो अवेलेबल है तो देख लो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवीजन वीडियो क्यों देखना है तो ये टेक्निक लगा सकते हो। मतलब फर्स्ट रीडिंग और फर्स्ट रिवीजन में अपन को ये टेक्निक लगानी है, फर्स्ट रीडिंग या फर्स्ट रिवीजन में। अब कैसे लगानी है, तो जैसे मान लो आप आज ऑडिट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं, आज आपने टारगेट सेट किया, 2 चैप्टर पढ़ोगे आप, ऑडिट ऑफ बैंक और एक ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले तो आप क्या करो, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उनका रिवीजन वीडियो अवेलेबल है तो वो देख लो। रिवीजन वीडियो अवेलेबल है तो देख लो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवीजन वीडियो क्यों देखना है, ताकि आपको पता चल सके कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को रिवीजन वीडियो देखना है। अब अपन पूरा का पूरा कंटेंट तो याद नहीं कर सकते कि अपन ऑडिट के 1000 पेज या CMP के 500 पेज याद करने हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अपन को कीवर्ड्स याद करने होते हैं, तो इसलिए अपन को रिवीजन वीडियो देखना जरूरी है। अगर रिवीजन वीडियो अवेलेबल नहीं है तो अगर किसी फैकल्टी के ऐसे नोट्स हैं बैंक वगैरह है जिसमें कीवर्ड्स ऑलरेडी, वो आप देख लो। कीवर्ड जो भी फैकल्टी के नोट्स बैंक है वो आप कीवर्ड्स याद करने हैं। अगर ऐसा भी कंटेंट नहीं है तो फिर आपको कीवर्ड्स खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। फिर कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने वालों को ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे फ्री अवेलेबल है पॉइंट्स में आंसर। आपने देखा होगा थ्योरी में काफी सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं, किसी आंसर में 5 पॉइंट हो गए, किसी में 8 पॉइंट, किसी में 15 पॉइंट, पॉइंट्स में आंसर दिया हुआ होता है। कोई हेडिंग नहीं होती, बस खाली पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। एक होता है हेडिंग विद कंटेंट वाला आंसर। थ्योरी का कैसा आंसर होता है, हेडिंग बनी हुई होती है और उसके अंदर कंटेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एक है क्वेश्चन अवेलेबिलिटी वगैरह, कुछ कंटेंट लिखा हुआ होता है, आंसर होता है, और एक पैराग्राफ वाला आंसर पूछा, उसमें 3-4 पैराग्राफ में आंसर दे दिया। तो 3 तरह के आंसर होते हैं, पॉइंट्स वाला आंसर, हेडिंग विद कंटेंट वाला और पैराग्राफ वाला। तीनों तरह के आंसर्स को अपन इस टेक्निक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे उसको अपन क्या मेरा, आप देखो इस टेक्निक लगाते हैं अपन। इस क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कीवर्ड्स बोल रखे हैं, क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी फ्री अवेलेबल है, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF। अब देखते हैं अपन एक एग्जांपल लिया, 2 चैप्टर का अपने आज टारगेट सेट किया कि अपन एक ऑडिट ऑफ बैंक और एक ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आज याद करना है। ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑडिट ऑफ बैंक अपन याद करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलो यहाँ से मान लीजिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन मान लीजिए है स्पेशल ऑडिट कंसल्टेशन। इसमें पूछा, मान लो स्पेशल ऑडिट कंसल्टेशन, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। स्पेशल ऑडिट कंसल्टेशन पूछा है बैंक के केस में क्या क्या स्पेशल ऑडिट कंसल्टेशन होते हैं, तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो ये आंसर में देखो ऑलरेडी कीवर्ड्स बोल रखे हैं। आप देखो ऑलरेडी कीवर्ड्स बोल रखे हैं। अगर कीवर्ड्स ऑलरेडी बोल नहीं रखे होते तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। अब मान लो आपने ऑडिट ऑफ बैंक का कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखा, सीधा रट्टे मार रहे हो आप, सीधा याद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निक लगा सकते हो। या आपने मान लो पहले ऑडिट ऑफ बैंक समझ रखा है, फिर भी ये टेक्निक लगा सकते हो। समझने के बाद भी लगा सकते हो और सीधा रट्टे मारते हो तो भी लगा सकते हो, दोनों में टेक्निक काम करेगी। अब अपन सीधा रट्टे मार रहे हैं, मान लो कैसे लगाएंगे टेक्निक, कीवर्ड्स ऑलरेडी बोल रखे हैं। आपको क्या करना है, जो भी कीवर्ड्स बोल रखे हैं आंसर में सभी को आपको मुंह से बोलना है। ऐसा नहीं कि मन में बोलना है, मुंह से बोलना है और 8 से 10 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है, 8 से 10 बार बोलना है। चाहे आप बैठ के बोलो किसी रूम में, चाहे आप टहल के बोल लो, चाहे आप मुंह से बोलना है। ऐसे कितनी बार बोलना है, 8 से 10 बार बोलना है। चाहे आप बैठ के बोलो किसी रूम में, चाहे आप टहल के बोल लो, चाहे आप खड़े होकर बोल लो, कैसे भी बोल लो, 8 से 10 बार बोलना। कैसे बोलना, देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दे रखा, स्पेशल ऑडिट कंसल्टेशन इन द ऑडिट ऑफ बैंक, स्पेशल ऑडिट कंसल्टेशन इन द ऑडिट ऑफ बैंक। इसको आपने 8 से 10 बार बोल दिया। अब देखो इसका फर्स्ट पॉइंट है
नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, तो नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, इस पॉइंट को आपने 8 से 10 बार बोल दिया। फिर स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन 8 से 10 बार बोल दिया। फिर एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन आईटी, एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन आईटी 8 से 10 बार बोल दिया। फिर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स 8 से 10 बार बोल दिया। फिर कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंटिन्यूस 8 से 10 बार बोल दिया। फिर इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इस वर्ड को आपने 8 से 10 बार बोल दिया। इस तरह से आपने पूरा सॉल्यूशन 8 से 10 बार बोल दिया। पूरा सॉल्यूशन मतलब जो भी कीवर्ड्स थे सबको 8 से 10 बार बोल दिया। बोलने के बाद जो कीवर्ड्स थे सबको 8 से बोलने के बाद एक बार इसकी प्लेन रीडिंग लगानी है। कैसे प्लेन रीडिंग लगाओगे? स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन द ऑडिट ऑफ बैंक बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन आईटी, कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब क्या करना आंसर, या हेडिंग विद कंटेंट वाला आंसर। उनमें चाहो तो आप एक मेमोरी वर्ड भी बना सकते हो। पैराग्राफ वाले आंसर में मेमोरी वर्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। मैंने बताया 3 तरह के थ्योरी के आंसर, हेडिंग वाला और पैराग्राफ वाला। तो पॉइंट्स और हेडिंग वाले में आप चाहते हो कि आपको सारे पॉइंट्स याद रहें, सारी हेडिंग याद रहे, तो चाहो तो आप एक मेमोरी वर्ड भी बना सकते हो। नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो आपको 80 to 90% हेडिंग और पॉइंट्स याद आ जाएंगे। लेकिन अगर आप बना लेते हो मेमोरी वर्ड तो सारे के सारे आपको याद आ जाएंगे। अब मेमोरी वर्ड कैसे बनाना है वो भी देख लो। जैसे ये देखो पॉइंट्स वाला आंसर है, काफी सारे पॉइंट्स है इसमें, हेडिंग नहीं बनी हुई, खाली पॉइंट्स है। तो देखो मेमोरी वर्ड कैसे बनाओगे? नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, जो भी पॉइंट है, जो भी बोल्ड हो रखा है उसका पहला वर्ड उठा लिया नेचर, नेचर का आपने क्या उठा लिया? एन उठा लिया। ऐसे ही स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन का आपने एस उठा लिया, एक्सटेंसिव डिपेंडेंस का आपने ई उठा लिया, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उठा लिया सी, ई उठा लिया ई। चाहे ऊपर नीचे करके कैसे भी बना लो, चाहे तो सेव करके कर लो, चाहे आपसे नहीं बनता तो आप क्या करो, गूगल पे सर्च करो वर्ड क्रिएटर या वर्ड मेकर, काफी सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, किसी भी साइट पे जाना और ये वर्ड डाल देना NSESE, वो खुद आपको एक वर्ड बना के दे देगा। इस तरह से बना सकते हो। हेडिंग विद हर हेडिंग का पहला अक्षर उठा के, हर हेडिंग का पहला अक्षर उठा के आप एक मेमोरी वर्ड बना सकते हो। पैराग्राफ वाले में आपको मेमोरी वर्ड बनाने की कोई, लेकिन हेडिंग वाले में आप चाहो तो बना सकते हो मेमोरी वर्ड बनाने का, कि आपने हर का आपने चर उठा लिया, इसका स्केल उठा लिया, इस तरह से उठा के कोई वर्ड बना दिया। कैसे भी बना सकते हो मेमोरी वर्ड, वो आपके ऊपर भी, चाहो तो बना सकते हो। ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर। अगला क्वेश्चन है रिवर्सल ऑफ इनकम पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन जो भी कीवर्ड्स बोर्ड हो रखे हैं आपको 8 से 10 बार बोलना है। तो एडवांस कमीशन पे आपको 8 से 10 बार बोलना है। इसके बाद एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिट इन द पास्ट पीरियड शुड बी रिवर्स, काफी बार नहीं बोलना। अगर बड़ी लाइन आप 3-4 टुकड़े कर लो, अगर 10-15 वर्ड्स हैं टुकड़े कर लो। अब इतनी बड़ी लाइन एक साथ नहीं बोली जाएगी तो 3-4 देखो, एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड, एंटायर इंटरेस्ट क्रेडिट, इतनी बड़ी लाइन एक साथ आपको 8 से 10 बार नहीं बोली जाएगी, टुकड़े कर लिया अपने। देखो एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड, एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड 8 से 10 बार बोल दिया। फिर क्रेडिटेड टू इनकम अकाउंट, क्रेडिटेड 10 बार बोल दिया। फिर पास्ट पीरियड 8 से 10 बार बोल, 8 से 10 बार बोल। तो अगर बड़ी लाइन आ जाती है तो उसके 3-4 टुकड़े कर लो और हर टुकड़े को आप 8 से 10 बार बोल दो। बड़े टुकड़े को फिर बोल दो, अगला टुकड़े को आप 8 से 10 बार बोल दो। ऐसे ही जो भी कीवर्ड्स हैं 8 से 10 बार एक बार प्लेन रीडिंग, पॉइंट्स वाला या हेडिंग वाला आंसर है वो भी बना सकते हो। मेमोरी वर्ड बनाने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं कंप्लीट करना है। तो ऐसे ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीट कर लिया। ये आप लिए मान लो 6-7 घंटे लगेंगे दोनों चैप्टर कंप्लीट करने में, एक मान लो। अब सोने से पहले, उस दिन सोने से पहले आपको सेम काम करना है। सेम काम मतलब जो आपने सुबह 8 से 10 बार बोला था, अब आपको 2 बार बोलना है। अब कितनी बार बोलना है? 2 बार बोलना है। सोने से पहले 1 घंटा लगेगा आपको। जो भी कंटेंट आपने सुबह याद किया था, सुबह जैसे आपने 2 चैप्टर याद किए थे, ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो सेम कंटेंट को अब आपको क्या करना है? 2 बार बोलना है। जैसे क्वेश्चन अपन याद किया था, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन द ऑडिट ऑफ बैंक, तो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन द ऑडिट ऑफ बैंक, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन द ऑडिट ऑफ बैंक, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, मतलब कितनी बार बोलना है? 2 बार बोलना है। अब आपको बोलना है 2 बार, और पूरा कंटेंट आपको रिवाइज करना है 2 बार बोल के। इसमें आपको लगेगा लगभग 1 घंटा, लगभग 1 से सवा घंटा लगेगा, जिसमें आप आराम से पूरा कंटेंट बोल दोगे। जो आप 6-7 किया था वो कंटेंट आराम से आप 1-सवा घंटे में 2 बार बोल के। अब क्या करना है आपको? नेक्स्ट डे पे उठते ही सुबह नेक्स्ट डे पे उठते ही सुबह आपको सेम कंटेंट को 2 बार बोलना। जैसे आपने रात को बोला था ना, सेम टू सेम कंटेंट को आप 2 बार बोलना है। सुबह उठते ही 2 बार आपको फिर से बोलना है। चाहे तो हो, लेकिन बोल के बोलोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अपन बोलते हैं 8 से 10 बार और सोने से पहले 2 बार, वो तो आपको बोल के ही बोलना है, वो तो आपको बोल के ही बोलना ताकि आपको सुनाई दे। लेकिन नेक्स्ट डे पे जब आप सुबह उठते हो फिर आपको बोलना है 2 बार बोलना है। आप मन में भी बोल सकते हो, चाहे बोलोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, बोल के बोलोगे तो ज़्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। तो 2 बार बोलना है, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा आपने नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, उसके बाद आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। अब सेकंड डे का आपका जो भी टारगेट था, मान लो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने का टारगेट था, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, करने का टारगेट था, बिजनेस कॉम्बिनेशन करने का आपका ऑडिट पढ़ने का टारगेट था, ऑडिट ऑफ PSU या एक चैप्टर हो रहा है और इंटरनल वो चैप्टर आपने कर लिया बोल के, थ्योरी करते हो तो। अब उसके बाद थर्ड डे की मॉर्निंग, तीसरे दिन की मॉर्निंग को सेम काम आपको फिर से करना है। तीसरे दिन की मॉर्निंग को जो आपने फर्स्ट डे पे जो कंटेंट को आपने 8 से 10 बार बोला था, ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के, इस कंटेंट को आपने जो 8 से 10 बार बोला था, इसको आपको 2 बार बोलना है। मतलब फर्स्ट डे पे 8 से 10 बार बोला, उस दिन सोने से पहले 2 बार बोला, सेकंड डे पे सुबह 2 बार बोला, थर्ड डे की सुबह फिर से क्या करना है? 2 बार बोलना है। और थर्ड डे पे जब आप सुबह 2 बार बोलोगे ना, उसमें लगभग 40-50 मिनट ही लगेंगे आपके। अपने आप आपका टाइम थोड़ा कम होता जाएगा। जो लर्निंग करके टेक्निक होती है ना, सेम यहाँ अप्लाई हो जाएगी। अपने आप आपका जो रिवीजन करने का थोड़ा क्या होगा? कम होगा। लगभग 30 से 40 मिनट लगेंगे 2 बार बोलने में और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा थर्ड डे की मॉर्निंग को। अब क्या करना है? अब ये टेक्निक यूज़ करें, कैसे यूज़ होगी? ये होगी फोर्थ डे पे। फोर्थ डे पे क्या करना है आपको? मेमोरी को फ्लैशबैक करना है। अब ध्यान से सुनना, मेमोरी फ्लैशबैक कैसे करोगे? फोर्थ डे पे आपको अपनी मेमोरी को फ्लैशबैक करना है। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे? जो भी आप बोल रहे थे 8 से 10 बार फर्स्ट डे पे बोला, सोने से पहले 2 बार बोला, सेकंड डे की मॉर्निंग को 2 बार बोला, थर्ड डे की मॉर्निंग को 2 बार बोला। अभी तो आप क्या कर रहे थे? देख के बोल रहे थे। जो भी कंटेंट लिखा हुआ था, जो भी कीवर्ड लिखे हुए थे, देख के आप मुंह से बोल रहे थे। अब फोर्थ डे की मॉर्निंग को क्या करना है? आपको अपनी मेमोरी को फ्लैशबैक करना है। कैसे फ्लैशबैक करना है?
आपको अब अपने पास बुक नहीं रखनी, बुक को दूर करना है, एक शांत जगह बैठना है, एकदम शांत जगह बैठना है, और चाहे तो आंखें खोल के चाहे आंखें बंद करके, कैसे भी, जो भी आपने फर्स्ट डे पे पढ़ा था, फर्स्ट डे पे क्या पढ़ा था, ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, 2 चैप्टर पढ़े थे। इन चैप्टर को आपको मन में सोचना है। कैसे मन में सोचना है, आपको देखना है कि हाँ, सबसे पहले मैंने ऑडिट ऑफ बैंक स्टार्ट किया था, मन में सोचना, ऑडिट ऑफ बैंक स्टार्ट किया था। ऑडिट ऑफ बैंक में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन याद किया था, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन में ये पॉइंट थे, कौन कौन से पॉइंट थे, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन वगैरह वगैरह, वो आपको सोचना है। वो सोचने हैं तो आप बोल भी सकते हो तब, या मन में भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सोचना है। और आपको गारंटी है 80 to 90% आपको याद आता रहेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन याद किया था मैंने, रिवर्सल ऑफ इनकम वाला। रिवर्सल ऑफ इनकम में 3 पैराग्राफ थे, पहले पैराग्राफ में ये वर्ड थे, सेकंड वाले में ये वर्ड थे, वो आपको सोचना है, वो आपको मेमोरी को फ्लैशबैक करना है। ऐसे करके पूरे चैप्टर, ऑडिट ऑफ बैंक का आपने मेमोरी फ्लैशबैक कर ली, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी की पूरी मेमोरी फ्लैशबैक कर ली, ये आपने काम कर लिया 4th डे में ये काम आपने कर लिया। लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपका 80 to 90% आपको पूरा कंटेंट फ्लैशबैक हो जाएगा, पूरा का पूरा याद आ जाएगा। वो तो आपके दिमाग में छप चुका। अब आप उसको 2 साल बाद भी रिवाइज करते हो तो भी नहीं भूलोगे, पूरा दिमाग में वो छप चुका। उसके बाद क्या करना है, जितनी मेमोरी फ्लैशबैक करी, पूरी मेमोरी फ्लैशबैक करने के बाद, दोनों चैप्टर की मेमोरी फ्लैशबैक कर ली, आपको अब नोट्स खोलने हैं, या जो भी आपका क्वेश्चन है उसको खोलना है, और एक बार पूरा का पूरा रीड करना है। एक बार बस रीडिंग करनी है, जो भी आप याद रहा या जो भी आप भूले, पूरा पूरा एक बार रीडिंग करनी है। फिर आपको याद रहेगा कि हाँ, 80 to 90% तो आपको याद आ गया था, ये 10 to 20% ये लाइंस या ये वर्ड्स आप भूल गए थे, तो उनको एक बार और देख लो, वो भी आपके दिमाग में छप जाएंगे, और पूरा का पूरा कंटेंट आपका याद हो जाएगा। मेमोरी फ्लैशबैक करते वक्त जो मेमोरी वर्ड आपने बनाए थे वो भी फ्लैशबैक कर लो। हाँ, इस वाले पॉइंट, इस वाले आंसर का ये मेमोरी वर्ड था, इस वाले का ये मेमोरी वर्ड था, ये भी फ्लैशबैक कर लो, और वो दिमाग में आपके छप जाएगा। अब आप उन चैप्टर को भूल जाओ, अब वो चैप्टर आपके दिमाग में छप चुके हैं। अब आप उनको 2 महीने बाद भी रिवीजन के लिए उठाते हो तो भी दिक्कत नहीं आने वाली। जब 2 महीने बाद आप रिवीजन के लिए उठाओगे, एक बार भी रीडिंग करोगे या 2 बार भी रीडिंग करोगे, पूरा का पूरा दिमाग में याद आ जाएगा। और अगर 2 साल बाद भी उठाते हो तो 2 बार भी रीडिंग कर लोगे ना, 2 साल बाद, तो पूरा का पूरा दिमाग में आपके याद आ जाएगा, पूरा का पूरा दिमाग में फिट है वो आपके। इस तरह से ये होगा आपका फर्स्ट रिवीजन। ये आपका फर्स्ट रिवीजन है, ऐसा मत सोचना ये 5-6 रिवीजन हो गए आपके, ये अभी आपका फर्स्ट रिवीजन हुआ है। यही मेन है, थियरी में सबसे मेन होता है फर्स्ट रिवीजन या फर्स्ट रीडिंग। अगर आपने फर्स्ट रीडिंग इस तरह से कर ली, मेमोरी को फ्लैशबैक कर लिया, अब वो कंटेंट आप कभी नहीं भूलने वाले। अब मान लो आप 2 महीने बाद सेकंड रिवीजन करते हो, तो जो आपने फर्स्ट रिवीजन किया था, इस तरह से किया था अगर, तो पूरा का पूरा कंटेंट आपको याद रहेगा। बस आपको एक रीडिंग लगानी पड़ेगी, अपने आप याद आ जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि 2 महीने बाद भूल जाएंगे, कुछ नहीं भूलोगे आप। फिर आप एग्जाम से 1.5 डे पहले जो रिवीजन करते हो, पूरा का पूरा कंटेंट एक रीडिंग में भी आपको याद आ जाएगा। एक रीडिंग में आपको पूरा का पूरा कंटेंट याद रह जाएगा, और याद आ जाएगा एग्जाम में भी पूरा कंटेंट आपको याद आ जाएगा। ये मेमोरी फ्लैशबैक करना जरूरी है। बस पहले तो रट्टे मान लिए अपन ने, फिर उसका फ्लैशबैक कर लिया। और ये टेक्निक मैंने बताया, किसी सब्जेक्ट को बिना समझे भी टेक्निक लगा सकते हो थियरी पे, और अगर समझ के लगाते हो तो ये होता है कि समझ के लगाओगे तो शायद थर्ड डे पे ही आपको मेमोरी फ्लैशबैक करनी पड़ जाए, आपको एक रिवीजन थोड़ा कम करना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है अगर समझ के करते हो। लेकिन बिना समझे याद करते हो तो फिर 4th डे पे ही आप मेमोरी को फ्लैशबैक करना। अगर आप 3rd डे पे करते हो तो 50-60% याद आए, 4th डे पे करोगे तो 80-90% तक याद आ जाएगी, हो सकता है 100% भी याद आ जाए। लेकिन समझ के करते हो तो हो सकता है 3rd डे पे ही पूरी मेमोरी फ्लैशबैक हो जाए। थियरी सब्जेक्ट होती हैं, जैसे फोरेक्स वगैरह के फॉर्मूले वगैरह हैं, या पोर्टफोलियो के फॉर्मूले हैं एसएफएम के, तो इसकी भी आप मेमोरी फ्लैशबैक कर सकते हो। मान लो ये आपने समझ लिए, अब इन फॉर्मूलों को आपको दिमाग में फिट करना है, तो ये तो सेम डे ही मेमोरी फ्लैशबैक कर सकते हो। मान लो दिन में आपने समझे, रात को आपने बैठ के सोच लिया कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे था, ये फॉर्मूला ऐसे था, सेम डे ही क्या हो जाएंगी, मेमोरी फ्लैशबैक हो जाएगी और फिट हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आती, वहाँ मेमोरी फ्लैशबैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वहाँ करना चाहो तो कर सकते हो, वहाँ सेम डे हो जाएगी। लेकिन अगर कोई थियरी है और उसके आप रट्टे मार रहे हो तो ये तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। चौथे दिन जाके वो मेमोरी फ्लैशबैक होगी, आपके दिमाग में आएगी, और वो फ्लैशबैक करनी जरूरी है, तब जाके वो दिमाग में आपके फिट हो जाएगी। फिर आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे, और तब जाके आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट जो मार्क्स देता है, कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं, कीवर्ड्स आपको एग्जैक्ट लिखने होते हैं, उसमें अगर आपने वर्ड वगैरह चेंज कर दिए तो इंस्टीट्यूट मार्क्स काट लेता है। और ये मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उनको याद कर पाओगे। आप ऑडिट ऑफ बैंक चैप्टर जैसे मान लो, कितनी भी आपने बैंक की ऑडिट करी हो, कितनी भी बैंक की कैसी बड़ी ऑडिट करी हो, सेंट्रल ऑडिट वगैरह कैसी ऑडिट करी हो, तो आंसर नहीं लिख सो कि आप लिखें इसके बेस पे, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके बेस पे, लेकिन उसके कीवर्ड्स कुछ अलग होंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऑडिट जैसे सब्जेक्ट वगैरह में आपको याद ही करना पड़ता है। आजकल एससीएमपी में भी आपको याद करना पड़ता है। आपने एससीएमपी कितनी भी फैकल्टी की क्लास ले लिया, कितने से भी समझ लिया, लेकिन मार्क्स मिलेंगे आपको कीवर्ड्स को याद करके। तो कीवर्ड्स तो अल्टीमेटली आपको याद ही करने पड़ता है, कीवर्ड्स को याद करके। तो कीवर्ड्स तो अल्टीमेटली आपको याद ही करने पड़ता है। हाँ, तरीका ये हो सकता है आपने पहले समझ लिया फिर रट्टे मार लिए, या बिना देखे रट्टे मार लिए, दोनों तरीके होते हैं। दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, मैंने क्या किया था आर्टिकलशिप के टाइम, जो ऑडिट थी, ऑडिट में ऐसे को मैंने समझ के रट्टे मारे थे, और जो इसका थी बिना समझे रट्टे मारे थे। तो कैसे भी, और यहाँ दिमाग भी नहीं लगाना आपको, बस बोलना है मुँह से। जो आप ये रिवीजन करोगे, फर्स्ट रिवीजन 10 के बाद 8 से 10 बार बोलोगे, फिर सोने से पहले 2 बार बोलोगे, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग को 2 बार बोलोगे, और 3rd डे की मॉर्निंग को 2 बार बोलोगे। ये आपको खाली बोलना है, कोई दिमाग में नहीं लगाना, बस बोलना है। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई हो रखे हैं, बस उसको बोलना है, बस आपको सुनाई देना चाहिए। हाँ, ये करते वक्त, मेमोरी फ्लैशबैक करते वक्त आपका ध्यान दिमाग में जाएगा। तब आपको एकदम शांत जगह बैठना है, आंखें बंद करनी है, या आंखें खोल के भी कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने स्टार्टिंग का प्रोसेस बताया, इसमें तो आपको खाली बोलना ही है, और ये प्रोसेस कहीं भी फॉलो कर सकते हो आप, ऑफिस में बैठ के, घर पे बैठ के। जो मैंने स्टार्टिंग का प्रोसेस बताया, इसमें तो आप फॉलो कर सकते हो ऑफिस में बैठ के, घर पे बैठ के, छत पे टहल के, खड़े होके, कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए एकदम शांत प्लेस की जरूरत भी नहीं होती। जैसे मैं बताऊँ, मेरा एग्जाम्पल दूँ, मैं क्या करता था, जब इसका मैंने आज का या ऑडिट में जो थियरी याद की थी,
मेरे घर से ऑफिस जाने में, जब मैंने जहाँ जयपुर में रुका हुआ था वहाँ से ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता था लगभग। बस वगैरह में जाता था मैं, तो बस में लो फ्लोर बस वगैरह में 1 घंटा लगता था, और आने में तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता था क्योंकि रात को ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो 1.5-2 घंटे लग जाते थे। तो इस टाइम पे मैं क्या करता था, बस में बोल बोल के चीज़ें याद करता था, क्योंकि फालतू टाइम होता था, वैसे वेस्ट जाता। तो बस में कभी कभी सीट मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी, तो मैं तो याद करता था। दुनिया वाले कुछ भी कहें उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बोल बोल के उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता था, क्योंकि वो टाइम वैसे भी फालतू था। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग वाला, बोल बोल के याद करने वाला, 8 से 10 बार, 2 बार 2 बार 2 बार, ये आप कहीं भी कर सकते हो, चाहे आप घर पे कर लो, बस में कर लो, ट्रैवलिंग में कर लो, टॉयलेट में कर लो, कहीं पे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन ये मेमोरी जो फ्लैशबैक करोगे, ये थोड़ी शांत जगह पे बैठ के करना, तब जाके फ्लैशबैक अच्छे से होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना, गारंटी से बोलता हूँ आपको पूरी थियरी याद हो जाएगी, और कभी भूलोगे भी नहीं, 2 साल बाद भी नहीं भूलोगे। मैंने जो इसका वगैरह याद कर रखी है ना, अगर आज भी मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ ना, आज भी मेरे को याद आ जाएगी, ऐसे याद हो रखी। और मैं एग्जैक्ट कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट किए थे इसका में भी, ऑडिट में भी, तभी मेरे इतने मार्क्स थियरी में आए थे। तो इतनी पड़ेगी, और ये रहेगी आपको कोई तरीका ही नहीं है कि मार्क्स ले सकोगे, तो उसके आपने अपने वर्ड्स लिख दिया, आपको याद करना ही पड़ेगा, कितना भी समझ लो, याद तो करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ऑडिट में याद करना पड़ेगा। हाँ, आईडीटी वगैरह, इसमें आप बैकलॉग हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो बैकलॉग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन का बैकलॉग होगा। क्यों, क्या होगा, 4th डे पे जब आप मेमोरी फ्लैशबैक कर लोगे 2 चैप्टर की, जो स्टार्टिंग फर्स्ट डे पे किए थे आपने, ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, अब उनको आपको कुछ भी नहीं करना, भूल जाना, बस वो खत्म हो गए वो चैप्टर, तो वो तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो चुके, वो आपके बिल्कुल फिट हो चुके, एकदम चिप की तरह छप चुके आपके। अब उनको तो आप जब सेकंड रिवीजन करते हो 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद या एग्जाम से पहले, तब आपको देखना है, वो तो आपके दिमाग में छप चुके, उनको तो भूल जाना। तो ऐसे आपका बैकलॉग कम भी तो होता रहेगा। तो अगर आप मान लो एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हो, थियरी सब्जेक्ट ऑडिट है उसको कंटिन्यूस पढ़ते हो, डेली 2-2 चैप्टर मान लो आप कर रहे हो, तो जो बैकलॉग होगा मैक्सिमम 2 या 3 दिन का होगा। तो मैक्सिमम जो सुबह रिवीजन होगा, जो आपका सेकंड सुबह होता है और थर्ड सुबह जो रिवीजन होता है, ये अभी तो 1 घंटे का होता है 2 चैप्टर में, मान लो बैकलॉग ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2.5 या 3 घंटे हो गए सुबह वाला, 2.5 घंटे मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 2.5 घंटे मैक्सिमम हो गया, 2 घंटे में ही हो जाएगा खत्म। ये तो मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, इसलिए मुझे टाइम पता है कितना लगेगा, तो मैक्सिमम 2-2.5 घंटे में आपका सुबह वाला हो जाएगा, इतना बैकलॉग नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही मेमोरी फ्लैशबैक करोगे तो 2-2 चैप्टर आपके कम भी तो होते जाएंगे, मेमोरी फ्लैशबैक करते करते जो फर्स्ट डे वाला था वो कम होता जाएगा, फिर वापस मेमोरी फ्लैशबैक करी वापस कम हुआ, तो इस तरह से कर सकते हो। बाकी ये 2 चैप्टर का कोई लिमिट नहीं है, आप 3 चैप्टर भी कर सकते हो, 4 चैप्टर भी कर सकते हो। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपने 2 चैप्टर उठाए, बाकी कितना भी 1 चैप्टर भी कर सकते हो, वो आप कैसे भी कर सकते हो। मैंने फर्स्ट डे पे पढ़ा था, वो कम भी होते जाएंगे, वो फिर आपके खत्म भी होते जाएंगे, जैसे ही आपने मेमोरी फ्लैशबैक करी वो आपके खत्म हो जाएंगे। Just for this photographic technique, 5 minutes of time you can spend. 5 minutes will give you very good powerful result. What you can do is daily when you go to bed before sleeping 5 minutes recollect all your activities right from the morning. Ask yourself a lot of questions. At what time I woke up and what I have done today, to whom did I meet and what I have done, and next after breakfast what I have done. Then next to how did I go to my office, college, school, first period what happened, which subject taught by teacher, and what is the main content of the topic. Like content also try to recollect. Second period, next what happened, like morning to till night, all activities recollected. Hardly it will take 5 minutes of time. If you are a businessman, think about business activities. How was your day? To whom did you meet and what happened? What are the minor changes, major changes? What is the action plan you wanted to do it? And if you are an employer or employee, so what happened in your organization? How is your activities? All these things you can recollect it. This will improve the memory of anyone. 3 days practice this. 4th day, it will become a practice, and morning when you wake up, you will try to recollect each and every activity, because night you have to recollect it. You will try to remember all the activities. Morning I woke up now at this time, because night I have to recollect it. And went to the college, sat in the classroom, lecturer is teaching something. What is the something? So I have to recollect. So let me concentrate. That mind is always reminding you. So this will become very part of your routine life, and you'll remember the subject, or you'll remember the content also. Your mind will stretch. Your mind will stretch. Your brain, neurons and cells, everything is interconnected, eating each other. उतना जल्दी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले रिवाइज करो कि पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया गया था, लेक्चर खत्म होने के बाद रिवाइज करो कि आपने क्या क्या पढ़ाई करा है। सो इस तरीके से आप साइमल्टेनियसली रिवाइज कर सकते हो। यू नो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड रिकॉल टेक्निक, जिसका मतलब क्या है कि आप रात को आंख बंद करके रिकॉल करते हो कि यार आपके साथ आज क्या क्या हुआ, कब क्या हुआ, आपने कैसा फील करा। सिमिलरली आप अपने पढ़ाई में ये टेक्निक यूज कर सकते हो। जब भी लेक्चर कंप्लीट होता है और आप थोड़े फ्री हो जाते हो, आंखें बंद करके रिकॉल करो कि आज लेक्चर में सर ने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, स्टार्टिंग में आके सर ने क्या बोला था। इससे आपकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाएगी, या आपको लॉन्ग रन में जरूर इसका डिफरेंस देखने मिलेगा। सो रिवाइज एज अर्ली एज or lose it. This is the reason why cramming at the last minute is a terrible idea.
Each time you learn something new, you want to revisit it soon. Look over your notes, explain it to a friend. I found that the best way to remember a joke is to tell it to someone else. Don't just look for answers. Pull it from your mind. This is called active recall. This active pulling from your mind puts some pressure on your brain to think and increases your brain power. Just looking at the answer does not help. And the fifth है एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा रहता है। आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे तो याद रखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, नींद खाइए, अच्छा रहा ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें, हर चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, लीटर में ना देर याद कार्टेक्स में नापते हैं। जिसका कार्टेक्स ज्यादा है उसको कहते हैं कि ससुरा बहुत है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, ऐसे यानी याद रखने की क्षमता कम है, उसे कहते हैं कि इसका काटने आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में गया कि नहीं? कोई एग्जांपल देते हैं। आपके बहुत एकदम टीचर आते हैं, कभी खाता बुक रख दो भाई, इसका हिसाब लेवल कम है। लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप, उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी जाइए तो देखिए, या बड़े टीचर आईआईटी वगैरह जाएंगे, बहुत एकदम टीचर आते हैं आराम से, कोई नोट सोर्स कुछ नहीं, आया पढ़ा रहा चालू किया, एकदम मस्त एंजॉय करके चला गया। तो इनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए आपको बताया भी थे, दिमागी खाइए, अच्छा रहता है। एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा रहता है। आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे तो याद रखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, दिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। टॉपिक